हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याशाला चैनल। आज हम अपने व्यावसायिक अध्ययन का एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के कार्यों के बारे में, मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट के कार्य होते हैं उनको हम पोस्ट डीसी के नाम से जानते हैं। पोस्ट डीसी, ठीक है। P stands for planning, O for organizing, S for staffing, T for directing and C for controlling। मतलब नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है। ये 5 कार्यों का समूह है जिसे मैनेजर्स या जो एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है वो पूरा करते हैं। अब आपने इससे पहले वाली वीडियो में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि था आपका 3 लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें भी आपने ऐसा कुछ देखा होगा कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है, ठीक है। तो जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम है वो होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ओके। उसके बाद जो स्टाफिंग है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग ये है लोअर लेवल मैनेजमेंट के, ठीक है। आज हम इन कार्यों को एक इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ेंगे, मतलब एक परिचय के रूप में जानेंगे केवल, क्योंकि आपके बुक में इन सभी कार्यों का एक अलग से चैप्टर दे रखा है, एक अलग से अध्याय दे रखा है, जिसमें आप उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, हर एक कार्य के बारे में, और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में केवल और केवल आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इन सब कार्यों से, ठीक है। मैनेजमेंट के कार्यों में सबसे पहला आपका प्लानिंग, मतलब नियोजन। प्लानिंग वर्ड से आप सब अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्लानिंग की होगी, हर चीज़ में प्लानिंग। जैसे अगर किसी का फ्रेंड का बर्थडे है तो हम 4 दिन पहले से उसकी प्लानिंग करते हैं, स्कूल का टूर जा रहा है उसके लिए प्लानिंग करते हैं, और भी चीज़ें, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि योजनाएं बनाना, ठीक है। सरल भाषा में कहें तो योजनाएं बनाना, मतलब इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब कुछ करने से पहले सोचना, ठीक है। अब नियोजन को पूरा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, मतलब क्या क्या किया जाता है कि नियोजन जो है वो पूरा होता है। तो सबसे पहले आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्य निर्धारित करना, ठीक है। अब नियोजन जो है मतलब हम किसके ऊपर सोचेंगे, अगर कुछ उद्देश्य निर्धारित करेंगे तभी तो हम उसके बारे में सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा कराना है, ये ठीक है। तो एक उद्देश्य निर्धारित किया जाता है इसमें। उसके बाद आता है आपका डेवलपिंग प्रीमिसेस, मतलब सीमाएं विकसित करना। सीमाएं विकसित करने का मतलब है कि एक प्रीमिसेस बना देना कि इस उद्देश्य को, या जो हमने उद्देश्य सेट किया है उसको इसके अंतर्गत ही करेंगे, ठीक है। जैसे हर चीज़ के लिए प्रीमिसेस बनाया जाता है, मतलब सीमाएं बांधी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, कच्चा माल कितना होना चाहिए, मशीनरी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उससे आगे हम अगर उत्पादन करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल अगर हमने फिक्स किया है और उससे ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, एक अलग से योजना बनानी पड़ेगी और रॉ मटेरियल और ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उसके बाद हम उसका प्रीमिसेस मतलब सीमाएं विकसित करते हैं कि कितनी मात्रा में, जितने जितने रॉ मटेरियल के लिए या मशीनरी के लिए हमने अपनी योजना बनाई है उतना ही क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उतने ही दायरे हम काम करेंगे, उसी दायरे में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, मतलब विकल्प की पहचान। अब जो उद्देश्य हमने बना लिया उसको पूरा करने के लिए हम किस किस माध्यम से कर सकते हैं, वो काम जो है इफ़ेक्टिव हो जाएगा या जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस माध्यम से हो जाए या उतना पूरा हो जाए, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, विकल्प ढूंढते हैं, ठीक है। विकल्पों की पहचान करते हैं कि किन किन माध्यम से इस कार्य को हम पूरा कर सकते हैं, ओके। उसके बाद इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, मतलब विकल्प का मूल्यांकन। अब जितने भी सोर्सेस हैं, जितने भी विकल्प हैं हमारे पास उस काम को पूरा करने के लिए, अब हमें उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ है कि सारे अल्टरनेटिव्स को, जितने भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं उन सबका क्या करना है, मूल्यांकन करना है कि इस कार्य को किस विकल्प के द्वारा किया जाए कि हमारा जो कॉस्ट है, मतलब जो लागत है वो कम से कम आए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया या जितना
भी तय किया है, कीमत या जितनी भी हमने कॉस्ट तय करी है, लागत हमने एज्यूम किया है, उससे ज़्यादा लागत आ जाए तो हम इसलिए इवेल्युएट करते हैं कि हमारी जो अपेक्षा है जितने लागत की, उतनी ही लागत के अंदर वो काम पूरा हो जाए। ठीक है, देन हम करते हैं एक अल्टरनेटिव का सिलेक्शन, मतलब एक विकल्प का चयन करते हैं। हमारे पास हमने विकल्प ढूंढ लिए, हमने सारे विकल्पों को इवेल्युएट कर लिया कि किसमें कितनी लागत आ रही है। ठीक है, अब उनमें से जो सूटेबल होगा, जिसमें लागत कम आएगी, वो हम क्या करेंगे, चयन करेंगे उसका। ठीक है, या जो हमारे काम के लिए सबसे बेस्ट होगा उसका हम चयन करेंगे। देन इम्प्लीमेंट द प्लान, मतलब योजना लागू करना। ठीक है, अल्टरनेटिव्स हमने चुन लिए कि हम जिस माध्यम से काम कर रहे हैं, अगर उससे पूरा नहीं होता है तो हमारे पास और भी विकल्प उपलब्ध है, हमने उसका मूल्यांकन कर लिया कि हमारे पास किस विकल्प से कितनी लागत लग रही है, हमने एक विकल्प का चयन कर लिया, एक अल्टरनेटिव का। ठीक है, अब हम अपनी योजना जो है, जो हमने अपनी योजना बनाई थी, जो भी उद्देश्य निर्धारित किए थे, हम उसको क्या करेंगे, अब लागू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठन। अब प्लानिंग तो हमने कर ली, उद्देश्य निर्धारित कर लिए, सारे रॉ मटेरियल्स या जितने भी सोर्सेस है, रिसोर्सेज हैं, वो सारे जुटा लिए, सबके बारे में हमने विचार कर लिया। अब अगला काम क्या होता है प्रबंधकों का, कि एक संगठन ढांचा तैयार करना। ठीक है, इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि क्रियाएं किनके द्वारा कराई जाएंगी और क्रियाओं का सामूहिकरण कैसे होगा। ठीक है, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसका उत्तरदायित्व क्या होगा, मतलब किसका काम क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें निर्धारित की जाती है। ठीक है, मतलब इट रेफर्स टू हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, मतलब इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना। मतलब जितने भी मैनेजमेंट के अंग हैं, जितने भी मैनेजमेंट के भाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन सबको क्या करना, आपस में मिला के, मैत्रीपूर्ण मतलब आपस में मिला के एक संगठन तैयार करना। ठीक है, अब संगठन को पूरा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य की पहचान और विभाजन। ठीक है, कार्य की पहचान करना मतलब कौन सा कार्य किससे रिलेटेड है। अब कार्य की पहचान और विभाजन के बाद आपका आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब विभागीकरण। हमने कार्य की पहचान कर ली, लोगों की विशेषता के अनुसार उनको काम में विभाजित कर दिया। ठीक है, अब उनका एक डिपार्टमेंटल बना दिया जाता है, मतलब डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, विभाग बना दिया जाता है कि कुछ लोगों का, जैसे सुपरवाइजर्स हैं तो कुछ सुपरवाइजर्स का एक विभाग बना दिया जाता है कि अगर उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा तो वो आपस में मिलके लेंगे। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, कार्य सौंपना। ठीक है, अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा व्यक्ति उनके डिपार्टमेंट में क्या काम करेगा। ठीक है, उसके बाद है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, मतलब सूचनाएं प्रेषित करने से संबंध स्थापित करना। अब कार्य कर रहे हैं तो किसको रिपोर्ट देनी है, किसको सूचना पहुंचानी है कि आपका जो कार्य है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं, प्रॉपर ढंग से हमने जो निर्धारित किया था उस पर कार्य हो रहा है या नहीं। इन सब के लिए सूचनाएं प्रेषित करने के लिए संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, कि लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिडल लेवल को रिपोर्ट करेगी, मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने जितने भी कार्य हैं उन सब की रिपोर्ट किनको देगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग, मतलब नियुक्तिकरण। ठीक है, नियुक्तिकरण का सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पद हैं उनको क्या उपयुक्त व्यक्तियों से, मतलब योग्य व्यक्तियों से भरना या फिर भरे रहने देना। ठीक है, इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल, मतलब पदों को लोगों से भरना या उन्हें भरे रहने देना। ठीक है, अब नियुक्तिकरण का प्रोसेस पूरा किन किन माध्यम से हो जाता है, मतलब कौन कौन से कदम इसमें उठाए जाते हैं कि ये नियुक्तिकरण जो है, स्टाफिंग प्रोसेस जो है वो पूरा होता है। सबसे पहले आपका एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आंकलन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में मानव शक्ति मतलब जो वर्कर्स हैं उनका आकलन किया जाता है। ठीक है, आकलन करने से अभिप्राय यही है कि कितने लोगों ने छोड़ दिया या कितने लोगों का प्रमोशन हो गया या कितने लोग बीमार हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मानव शक्ति का आकलन करने के बाद ये पता चलता है कि कितने पद जो हैं वो रिक्त हैं, मतलब कितने वर्कर्स का स्थान जो है वो खाली है, कितने ने छोड़ दिया, कितनों की पदोन्नति हो गई। ठीक है, मतलब प्रमोशन हो गया। तो इससे हमें यही पता लगता है कि कितने जो स्थान हैं वो खाली हैं। अब वो खाली स्थानों को हमें और वर्कर्स से भरना पड़ेगा, तभी हम जो हमारा जो उद्देश्य है या जो काम करने की दर है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया है
वो उसी दर से काम होता रहेगा। इसके लिए खाली स्थानों को भरना आवश्यक है, ठीक है। तो भरने के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है, मतलब भर्ती किया जाता है, ठीक है। भर्ती एडवर्टीज़मेंट दिया जाता है कि हमारे यहाँ, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एडवर्टीज़मेंट देती है, बहुत सारे माध्यम होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जो है इस पद के लिए खाली है, तो जो भी योग्य व्यक्ति है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब भर्ती के बाद क्या होता है, चयन होता है, मतलब उनका सिलेक्शन होता है। जो भी उस पद के लिए योग्य व्यक्ति होगा, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी कंडीशंस जो रखी जाती है, जो भी शर्तें रखी जाती है, उन सबको पूरा कर लेगा तो उसका चयन होता है। चयन के बाद प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन होता है, मतलब काम पे लगाया जाता है। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि उस काम से और उस ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब उसको जो व्यक्ति हमने चुना उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब संगठन से, और उसको जो काम करना है उससे क्या किया जाता है, परिचय करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब प्रशिक्षण और विकास, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है उसके काम करने की दर जो है शुरू शुरू में बहुत धीरे होगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसे आदत ना हो, ठीक है। तो उसकी जो दर होगी वो बहुत धीरे होगी। इसके लिए उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। उसको ट्रेनिंग दे के जो भी उसकी क्षमता है, उसके काम करने की दर जो है उसको डेवलप किया जाता है और उसकी स्पीड जो है काम करने की वो बढ़ाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब प्रगति का मूल्यांकन। अब जो भी काम करने की उसकी प्रगति है उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, उसे नोट किया जाता है। देन उसके काम करने की प्रगति के आधार पे ही उसे प्रमोशंस देते हैं और उसकी करियर की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। मतलब अगर अपनी पूरी क्षमता से वो वर्कर काम कर रहा है तो उसको क्या किया जाता है, उसको प्रमोट किया कर दिया जाता है नेक्स्ट लेवल के लिए, ठीक है। और उसके करियर प्लान्स जो है, मतलब जो भी आगे आने वाले काम हैं, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें क्या की जाती है, प्लान की जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका कंपनसेशन, मतलब क्षतिपूर्ति। अब उसकी सैलरी, उसको आप जो भी उपहार देते हैं उसके काम के बदले, उसकी वफादारी के बदले, उसके काम करने की प्रगति के बदले, उन सब की क्षतिपूर्ति का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। उनको पहले से ही परिभाषित करके रखा जाता है या रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग, मतलब निर्देशन। इट रेफर्स टू एक्सट्रैक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग, मतलब इसका अभिप्राय यह है मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना और उन्हें प्रेरित करना, ठीक है, मतलब मोटिवेट करना। अब निर्देशन के अंदर मुख्य 4 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है, मतलब इसमें 4 क्रियाएं की जाती है मुख्य रूप से, तब जाके डायरेक्टिंग जो है, निर्देशन जो है वो पूरा होता है। सबसे पहला आपका सुपरविज़न, मतलब पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब ये है कि आपके अधीन जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, मतलब आपके अंडर में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी प्रतिदिन की जो भी रोज़ की दिनचर्या है, मतलब काम करने का जो तरीका है, काम करने का ढंग है, इन सबको नोट करना, ठीक है, इन सबको ध्यान में रखना, इन सब की देखभाल करना और उनको जहाँ वो गलतियाँ कर रहे हैं उन सबको वो चीज़ बताना, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, मतलब संदेशवाहन। संदेशवाहन से मतलब है कि एक दूसरे की विचारधाराओं को, जो भी विचार हैं एक दूसरे वर्कर्स की, उन सबको दूसरे वर्कर्स तक क्या करना, हस्तांतरण करना, मतलब बताना, अवगत कराना, ठीक है, ताकि सबके विचार जो हैं वो आपस में मेल खाएं। तब जाके काम जो है सरल होता है और आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार जो है वो उत्पन्न होता है या बनता है, ठीक है। उसके बाद है आपका लीडरशिप, नेतृत्व। एक प्रबंधक का काम होता है अपने अधीन जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको गाइड करना, उनको लीड करना, ठीक है, उनको सही रास्ता बताना, काम करने का ढंग बताना जो भी सही है, ओके। नेक्स्ट है उनको मोटिवेट करना, मतलब अभिप्रेरित करना। आप लीड कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, तो आपका उत्तरदायित्व भी बनता है कि उनको काम के प्रति मोटिवेट किया जाए ताकि वो पूरे उत्साह और क्षमता के साथ उस काम को पूरा कर सकें, ठीक है। मैनेजमेंट के कार्यों में लास्ट है आपका कंट्रोलिंग, मतलब नियंत्रण। इट रेफर्स टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना, ठीक है। जो भी हमारे इच्छित परिणाम होंगे, मतलब हमने कोई जो उद्देश्य सेट किया है तो हमने एक परिणाम सेट किया होगा, मतलब एक रिजल्ट जो है हमारा आउटपुट सेट किया होगा कि हर महीने या हर साल जो है इतना हमारा रिजल्ट होगा, हमारे प्रोडक्शन का रिजल्ट आउटपुट जो होगा वो इतना होगा, सेट किया होगा, ठीक है। अब जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है, जो एक्चुअल आउटपुट हमारा आ रहा है, उनको इच्छित परिणाम जो है, डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है, उनको आपस में नज़दीक लाना,
ठीक है। अब नियंत्रण में आपके 5 कार्य संपन्न होते हैं: सेटिंग, स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालिसिस ऑफ डेविएशंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मतलब प्रमापों का निर्धारण, वास्तविक प्रगति का मापन, वास्तविक प्रगति का प्रमापों से तुलना, विचलनों का विश्लेषण और सुधारात्मक कार्यवाही करना। जैसे प्रमापों का निर्धारण का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है तो एक प्रमाप निर्धारित करता है, मतलब एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट करता है कि हम एक दिन में जो है 10, 20, 50, 100 जितने भी हो इतने आउटपुट्स जो है वो निकालेंगे, ठीक है, इतना प्रोडक्ट जो है वो हम प्रोड्यूस करेंगे। ओके। अब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमने प्रमाप निर्धारित कर लिया, मतलब स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर लिया। अब जो काम हो रहा है उसका अवलोकन करना, ठीक है, मतलब वास्तविक प्रगति जो है कि एक्चुअल में इस टाइम हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, आउटपुट जो है हमारे प्रोडक्शन का वो कितना हो रहा है, उनका आकलन करना, उनका मापन करना। ओके। उसके बाद क्या है, वास्तविक प्रगति का प्रमापों से तुलना, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट अब निकल रहा है उनका उनसे तुलना करना कि कितनी कमी है, ठीक है। उसके बाद विचलनों का विश्लेषण, अगर हमने एक दिन में 5 प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट का 5 आउटपुट निकालने का अगर स्टैंडर्ड सेट किया है और हम सिर्फ 3 ही निकाल पा रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन जो है नंबर्स में 3 ही कर पा रहे हैं, तो रीज़न क्या है इसका, ठीक है, उन विचलनों का, उन डेविएशंस का विश्लेषण करना, ठीक है, एनालिसिस करना कि क्यों जो है हम अपने सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स के करीब नहीं पहुंच पा रहे। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मतलब सुधारात्मक कार्रवाई करना। अब जो भी विचलन होंगे हमारे, जो भी डेविएशंस होंगे उनके लिए क्या करना, उनको सुधारने के लिए, जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारने के लिए एक्शन, मतलब निर्णय लिए जाते हैं और उन पर कार्यवाही की जाती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है।